ये है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल आर द रिप्रोडक्टिव साइकिल occurring in the placental mammals, particularly primates. Menstrual cycle is a reproductive cycle occurring every month in placental primates female, or in other words we can say that it is cyclic changes in ovary and uterus under the influence of sexual hormones liberated by anterior pituitary and gonads. तो ये साइक्लिक चेंजेस है जो ओवेरी और यूटेरस में एवरी मंथ हो रहे हैं, एवरी मंथ अकरिंग इन ओवेरी एंड यूटेरस एवरी मंथ. दीज आर साइक्लिक चेंजेस है ओवेरी और यूटेरस में जो हो रहे हैं, हर महीने हो रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन लिबरेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड गोनेड्स. और जो बुक की परिभाषा कह रही है वो कह रही है इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल. ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो हर मंथ हो रहा है प्लासेंटल प्राइमेट फीमेल में. प्लासेंटल प्राइमेट फीमेल क्या हो गए? तो ये आपको एक लेक्चर में मैंने बताया था कि मैमल्स को हम लोग 3 ग्रुप में बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कि किस तरह से नेचर ऑफ मैटरनल केयर का क्या नेचर है, किस तरह से हो रहा. प्रोसीजर ऑफ मैटरनल केयर कह लीजिए, नेचर ऑफ मैटरनल केयर कह लीजिए. उसमें हमने बताया था प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया. 3 ग्रुप में बांट सकते हैं. प्रोटोथीरिया आर बेसिकली एग लेइंग मैमल्स जिसमें अंडा दे रही है. तो अंडा दे रही है तो आप लोग जानते ही हो कि जिसमें अंडा देती है उसमें मैटरनल केयर का इतना फिर रोल नहीं रह जाता. वो उसको हैच होने तक को इंक्यूबेट करेगी और उसके बाद उसका कोई बहुत प्रॉपर देखभाल अगर कहें तो नहीं हो सकती. वो एक्सपोज है, वल्नरेबल है टू प्रेडेटर भी और एक्सटर्नल मीडियम भी. इसके अलावा ये हो गया आपके प्रोटोथीरियन जो कि एग लेइंग मैमल है, जिसका एग्जांपल आ जाएगा आपका डबल प्लेटिपस और एकिडना. दूसरे शब्दों में अब दूसरा जो ग्रुप हो गया वो हो गया मेटाथीरियन आर दोस पाउच बेरिंग जिसमें पाउच फॉर्मेशन हो रहा. तो ऑर्गेनिज्म का बर्थ पूरी तरह से डेवलपमेंट से पहले हो जाता है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ और मदर उसको कैरी करती इन द पाउच. जो उसके एब्डोमेन में पाउच है उसमें उसको कैरी करती है. जब तक फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता तब तक उसको कैरी करके घूम रही है. और इसका पर्टिकुलर एक क्लासिकल एग्जांपल है कैंगेरू. ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में पाउच फॉर्मेशन होता है. ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के कई इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे, वॉर्म कॉर्ड और तमाम के नाम आएंगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में. उसको अभी आप छोड़िए, कैंगेरू को पकड़ लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जांपल कैंगारू. और कैंगारू में आपने अक्सर देखा होगा पाउच फॉर्मेशन बेबी को कैरी करता है जब तक कि बेबी पूरी तरह से डेवलपमेंट ना हो जाए. और प्लासेंटल मैमल्स हुए जिसमें प्लासेंटा फॉर्मेशन हो रहा है. मैमल्स में प्लासेंटा फॉर्मेशन करने वाले यूथीरियन कहलाते हैं. तो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया. प्लासेंटा फॉर्मेशन करने वाले मैमल यूथीरियन मैमल्स कहलाते हैं. अब यूथीरियन मैमल्स को फर्दर क्लास फैमिलिया को हम लोगों ने 18 ऑर्डर में बांटा. उन 18 ऑर्डर में एक ऑर्डर है प्राइमेटा जिसमें आ रहे हैं एप्स, मंकीज और ह्यूमन बीइंग. एप्स कौन कौन से? एप्स 4 हमारे कौन कौन से? गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंगटन और चिंपैंजी. तो गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंगटन, चिंपैंजी, मंकीज और ह्यूमन बीइंग में ये वाला साइकिल आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलता. बाकी के जो प्लासेंटल मैमल्स हैं, बाकी वो मैमल जिनमें प्लासेंटा फॉर्मेशन हो रहा है जैसे कि कैट, डॉग, डियर और हमारा रेड, टाइगर, उनमें भी प्लासेंटा फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं मिलता. उनके साइकिल का नाम है ईस्ट्रस साइकिल. और वो अब आप फिर अगर इतनी बातें पूछोगे ईस्ट्रस साइकिल और वो तो बस समझ लो हम एलियन हो जाएंगे. वो सारी बातें आप देखो उस वाले लेक्चर में, चैप्टर 1 वाले लेक्चर में, जहाँ पे ये डिस्क्राइब मैंने किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे लगे हाथ आपके दिमाग मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ कि थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि प्राइमेट्स फीमेल कौन है. ओके, अब हम लोग ह्यूमन बीइंग पे फोकस कर रहे हैं. तो ये प्लासेंटल प्राइमेट फीमेल्स के द्वारा ये साइकिल दिखाया जाता है जिसमें कि हमारे आ रहे एप्स, मंकीज और ह्यूमन बीइंग. हम लोग ह्यूमन बीइंग को फोकस करके चलते हैं. ह्यूमन बीइंग में लेडीज में ये चालू होता, पहला इसका कहलाता मिनार.
पहला जो मेंस्ट्रुअल हो रहा मीनार कहलाता प्यूबर्टी एज पे होता, प्यूबर्टी तक तो वो भी प्यूबर्टी के, अभी वो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी आई नहीं, प्यूबर्टी कब आई, जब उधर अभी हमने लिखा था जब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन उसका सिक्रीशन बढ़ा तो उसने गोनेडोट्रोफिन का सिक्रीशन बढ़ाया, एफएसएलएच का सिक्रीशन बढ़ाया, और मेंसेस जो पहला मेंसेस हो रहा, मेंसेस क्या है, मेंसेस है फ्लूइड फ्लो फ्रॉम द वेजाइना, सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड, सिक्रीशन ना कहिए फ्लूइड फ्लो कह लीजिए, फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है ब्लडी होगा, ब्लड भी होगा उसमें, क्योंकि एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो जाती है। एंडोमेट्रियल बेड क्या है, तो यूटेरस आपको पढ़ाया था, और यूटेरस हमने बताया था इट कंटेन्स 3 लेयर, 3 लेयर का बना, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, उसके बाद एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम इज मेम्ब्रेनस इन नेचर, उसके बाद मायोमेट्रियम इज स्मूथ मसल का बना है और विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के समय इसमें विग्रस कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम में होते हैं। क्यों होते हैं, वो लोग फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स बाद में पढ़ेंगे, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज वो सब बाद में पढ़ेंगे, पार्चुरेशन। और अंदर की जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उसका प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है साथ में एंडोमेट्रियल बेड थिक हो जाता है। प्रोलिफरेशन क्यों होता है, ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस से प्रोलिफाई बढ़ेगा नंबर और साथ में थिकनिंग हो जाएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, यही आज पढ़ना है। एंडोमेट्रियल बेड की प्रोलिफरेशन और थिकनिंग क्यों कर दी गई, बेड क्यों हम बोल रहे हैं, तो कोई चीज है अगर आराम करना चाहती है तो आप उसको क्या ऑफर करेंगे, उसको एक आप ऐसा वातावरण देने की कोशिश करेंगे जो उसको फ्रेंडली लगे। तो फ्रेंडली वातावरण में चीजें सब उसके मन माफिक मुफीद, और आप उसको एक बेड भी ऑफर कर सकते हैं कि आओ रेस्ट कर लो। तो यहाँ पे बेड जो बन रहा है एंडोमेट्रियल बेड बन रहा, और उस पर आके रेस्ट किसने करना, जाइगोट, जाइगोट ने आके उस पर इम्प्लांट होना है। इम्प्लांट करने के लिए जैसे आप देख, इम्प्लांट का क्या मतलब होता है, जैसे आप बीज कोई लाएं अपने बगीचे के लिए और उसको बोना चाहें, तो आपने पेड़ लगाया तो वो भी तो इम्प्लांटेशन है। बीज लगाने के लिए आप क्या करते हैं, जमीन को थोड़ा सा गोड़ते हैं और उसमें जमीन में आप बीज डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि हमने ग्राउंड तैयार कर दिया एंडोमेट्रियल बेड को, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग को हमने प्रोलिफरेट करके थिकनिंग कर दी कि वो बेड की तरह बन गया है, ताकि उसमें आके एम्बेडेड हो जाए, उसमें आके रेस्ट करे, सिंक करे, आके अटैच हो और सिंक इनसाइड गेट एम्बेडेड, तब उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो सारी तैयारी हमने क्यों करी है, सारी तैयारी हमने इसलिए करी कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जाइगोट ऊपर से आ रहा है। ऊपर से कहां से, फैलोपियन ट्यूब से। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ है, एम्पुला इस्मस जंक्शन पे, बुक कहती है एम्पुला पे कह लीजिए। तो एम्पुला इस्मस जंक्शन और ये सब जो बातें हो रही हैं, ये हम आपको ओविडक्ट का स्ट्रक्चर बना चुके हैं कि इधर क्या है, ऐसे खड़े हो जाइए। तो ये हमारा इन्फंडिबुलम फनल शेप, उससे क्या निकली फिम्बरी, फिम्बरी में ये बर्स्ट जो हुआ, अभी बर्स्ट हुआ था क्या, ओवेरी, ओवेरी लाइनिंग रप्चर होगी, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हुआ, उसने कहां छोड़ दिया, सेकेंडरी oocyte इन द एब्डोमिनल कैविटी, उसको कैच कौन कर रहा, इन्फंडिबुलम, और इन्फंडिबुलम में क्या लगी, फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अब वहां से एंटर होता हुआ कहां आ जाएगा, तो ये हिस्सा हमारा एम्पुला, ये हिस्सा इस्थमस, और यहाँ पे यूटेरस। अब उसने उधर से मूव होता हुआ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, धीरे धीरे वो पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट से यहाँ आ जाएगा यूटेरस में, और यूटेरस में आके इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ये सारा कार्यक्रम होना है। और इसमें मानिए जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो भैया जितना आपने तैयारी कर रखी है वो तैयारी आप डिस्कार्ड कर दोगे। तैयारी क्या कर रखी है, एंडोमेट्रियल बेड बना रखा। अब एंडोमेट्रियल बेड आपने बुलाया कि बारात आएगी, बारात आएगी, दूल्हा आएगा, दुल्हन को ले जाएगा, तो आपने बारातियों के लिए खाना बना रखा। जब बाराती नहीं आई तो खाना क्या करोगे, फेंक दोगे। खाना आप फेंक दोगे, रखोगे थोड़ी ना, और अगले महीने फिर इंतजार करोगे कि राजा की आएगी बारात, ये जाइगोट ऊपर से आएगा, फिर से अगले महीने आपने खाना बनाया, फिर से अगले महीने खाना बनाया का मतलब है फिर से अगले महीने एंडोमेट्रियल बेड की फिर से आपने तैयारी करी, फिर से प्रोलिफरेट कराया। तो हर महीने बॉडी तैयारी करती है इस एक्सपेक्टेशन में कि ऊपर से बारात आ रही है, ऊपर से जाइगोट आ रहा है, जाइगोट को रेस्ट करने के लिए, एम्बेडेड होने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए कंड्यूसिव वातावरण चाहिए। वो वातावरण क्या है, एंडोमेट्रियल बेड की प्रिपेयरिंग। वो कौन करवाता है, वो करवाता प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कौन लिबरेट करता है, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम कैसे बना, ओव्यूलेशन से। सारी बातें आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड है, वही सब आपको समझानी है। एक जनरल उसका मैं आपको आउट एंड आउट पिक्चर बता रहा हूं कि क्या होना है, वो आपकी समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये साइक्लिक चेंजेस होने हैं, वो साइक्लिक चेंजेस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाता है हर महीने।
क्यों दिखाता है? क्योंकि हर महीने एक ओवा रिलीज होता है। ओवा कह लीजिए, फिर आप कहोगे सर आप ओवा बोल रहे, साइड बोलना चाहिए, तो भैया इतने महीने ना बनो। जब हम आपको मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस समझाएंगे तो वहां पे भी फैक्टर मेंडल ने बोला था, जीन किसी और ने बोला था, एलील किसी और ने बोला था, तो कई बार फैक्टर जीन एलील मतलब वहां पे प्रिसाइजली वो टर्म बोलना थोड़ा सा मिस हो जाता है। इसलिए इसको ना पकड़ो कि मैंने बोल दिया ओवम रिलीज हुआ, रिलीज तो हुआ है oocyte। कहना जो चाहता हूं फील को फील करो कि oocyte रिलीज होता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। क्यों रिलीज होता है? क्योंकि उम्मीद है कि रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन क्यों? रिप्रोडक्शन इसलिए कि मेंटेन रहे स्पीसीज की कंटिन्यूएशन। रिप्रोडक्शन का प्राइम एम है स्पीसीज की कंटिन्यूएशन। तो भगवान ने ये हर किसी ऑर्गेनिज्म को क्षमता दे के भेजी कि बेटा तुम जाओ, तुमने तो आना वापस, लेकिन अपने जैसे 10 छोड़ो, ताकि तुम्हारी जय जयकार होती रहे, आने वाले समय में तुम्हारे नाम को लेने वाला कोई रहे। तो ऑर्गेनिज्म चाहता है रिप्रोड्यूस करना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इट इज नॉट ना हंगर ऑफ बॉडी, इट इज द नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल है कि हम चाहते हैं हमारे जैसे कुछ फीचर हैं, उसके लिए रिप्रोडक्शन, उसके लिए बॉडी तैयारी करती है हर महीने इस उम्मीद में कि इस महीने ये चौवा छक्का मार देगा, और नहीं पड़ा तो अगले महीने फिर आप तैयारी करोगे। ये है आप। चलिए, तो ये है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल अकरिंग एवरी मंथ। हर महीने हो रहा। क्यों हो रहा हर महीने? क्योंकि वो चाहता है बॉडी को ये तैयारी करनी है कि अगर रिप्रोड्यूस मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो भैया बारात दरवाजे लगी, तब आप थोड़ी तब आप खाना आप पहले ही उम्मीद कर रहे हो कि बारात लगी तो पहले ही खाना तैयारी करके रखोगे। अगर ये हो गया, जो ओवम रिलीज हुआ, फिर ओवम मुंह से निकला, oocyte सेकेंडरी oocyte, ओवम कह तो उसको देखो इतने महीने ना मतलब दिमाग में कह रहा हूँ। ओवम निकला, जो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, और जाइगोट का इम्प्लांटेशन होना है, तो पहले ही सब तैयारी करके रखनी है। हर महीने ये तैयारी होती है। और अगर ये जो साइकिल रिपीट हो रहा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अब देखो आप ये साइकिल क्यों हो रहा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन गया, और जाइगोट बन गया तो उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यही समझाएंगे, आज समझा देंगे। इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो मेंसेस नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे? जब तक मदर एक्टिवली लैक्टेट कर रही है। एक्टिवली लैक्टेट कर रही मतलब लैक्टेटिंग मदर हो जाएगी, मिल्क बनेगा, और मिल्क फीड कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है। तो मिल्क बनना और ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे का, इसको हम लोग देखेंगे अगले ही चैप्टर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जब हम लोग देखते हैं नेचुरल प्रोसेस ऑफ कि कैसे हम नेचुरल प्रोसेस से कंसीव करने को अवॉइड कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कह लीजिए या गर्भ निरोधक जो बात है, जो नेचुरल प्रोसेस प्राकृतिक है, उसमें एक ये भी है कि जब तक मदर एक्टिवली लैक्टेट कर रही होती है तब तक फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं होते। वो आपको अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा। होता क्या, प्रोलैक्टिन की मात्रा हाई बनी रहती। प्रोलैक्टिन की मात्रा हाई बनी रहने से एफएसएच उतना एक्टिव नहीं रह जाता, और एफएसएच एक्टिव नहीं रह जाएगा तो उधर की जो रुकी हुई थी गाड़ी फॉलिकल का डेवलपमेंट आगे नहीं होगा। इसलिए अब ये बात हालांकि कह दी गई है कि 6 महीने तक, पहले ऐसा माना जाता था रूरल एरिया में, हम लोग के ग्रामीण अंचल पे ये बात मानी जाती थी कि जब तक बेबी को फीड दे रही है, ब्रेस्ट फीड दे रही है मदर, तब तक चांसेस नहीं है फर्टिलाइजेशन के। ऐसा नहीं है। अब हम लोगों ने देख लिया कि ये बात केवल 6 महीने तक फुल्ली एक तरह से लागू है, इसमें लैप्सेस हो सकते हैं। वो आगे मैं आपको क्लास 4 वाले चैप्टर में, एक क्लास मतलब ये जो चैप्टर 4 है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जब कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्कस करेंगे मेथड में, ये सब बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आइए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड बात थी इसलिए इतनी बात कर ली। तो ये होना है। अब पहला जो मेंसेस हुआ, पहला फ्लो जो ब्लड का हुआ, लड़की को क्या ये बैठे बैठे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी कि मेरे को प्यूबर्टी हो गई, अब मैं रिप्रोडक्टिव कैपेबल हो गई? नहीं, नहीं। उसके पास विक्रमादित्य का सिंहासन नहीं है कि वो सिंहासन पे बैठी और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया कि आज से मैं रिप्रोडक्टिव कैपेबल हो गई। नहीं, उसको तब पता लगेगा जब फर्स्ट मेंसेस होंगे। फर्स्ट मेंसेस हुए, फर्स्ट मेंसेस इज द इंडिकेशन ऑफ कि भाई अब रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी हो गई। अब ये साइकिल उसकी बॉडी में चालू हो गया। फर्स्ट मेंसेस जब हुए, फर्स्ट मेंसेस, फर्स्ट फ्लो, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या है? तो कल जब हमने आपको वेजाइना पढ़ाया था तो वेजाइना में यही लिखाया था, फंक्शन ऑफ वेजाइना, इट गिव्स पैसेज ऑफ द, पैसेज प्रोवाइड कर रहा फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो में बाहर क्या आ रहा है? मेंस्ट्रुअल फ्लो में बाहर
सेल्स आएंगी, एंडोमेट्रियल की जो बेड की शेडिंग हुई, उसके अलावा सम अमाउंट ऑफ ब्लड, और उसके अलावा विस्कस फ्लूइड जो प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट से सिक्रीट हो रहा था। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो है, एंडोमेट्रियम ये ग्लैंडुलर है, विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करता है। फ्लूइड वही सब चीजें जो बाहर आई वो मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाता है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो की शुरुआत, उसको फर्स्ट हम लोग जो बोलते हैं, फर्स्ट मेंसेस को मिनार्क बोलते हैं, उसका नाम याद रखिएगा, मिनार्क। एंड द लास्ट मेंसेस जहां पे आके अब आगे मेंसेस नहीं हो रहे, 45 to 50 एज में लेडी की होता है, उसको हम लोग मीनोपॉज स्टेज बोल देते हैं। तो मिनार्क से लेके ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिनार्क से लेके मीनोपॉज तक हर महीने ये प्रोसेस सारे चेंजेस होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। ये हार्मोनल चेंजेस होंगे और ये सारे के सारे प्रोसेस होंगे जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में फीमेल के केस में बोला गया है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस समय अवधि है 28 से 29 दिन है। 28 से 29 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा हो जाता है। साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिपीटिशन ऑफ इवेंट होगा। रिपीटिशन ऑफ इवेंट का मतलब है कि अगर हम कोई इवेंट प्रोसेस हो रहा है, इसको रब कर दूं, ये तो आपने बात जो नोट करनी होगी अब तक कर ली होगी, मेरी बातें इतने ध्यान से आपने सुनी ना होगी, बीच बीच में आप लोगों ने रब कर मतलब नोट कर लिया होगा। अगर हम साइकिल बोलते हैं तो कोई इवेंट हो रहे हैं, अगर वो साइक्लिक फॉर्म में हो रहे हैं कि जहां से कथा वाचनी हमने चालू करी कि सत्यनारायण की कथा है, कलावती मायावती आई, और खत्म करते करते वापस हम यही आ गए कि सत्यनारायण की कथा है, कलावती मायावती आई, तो ये साइक्लिक इवेंट हो जाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हो रहा, मेंसेस से हम लोग साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो मेंसेस के बाद हम लोग देखते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव के फेज के बाद हम लोग देखते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज के बाद हम लोग देखते हैं सिक्रेटरी फेज, और आखिरी में आके फिर से मेंसेस। तो जहां से चले थे लौट के बुद्धू घर को आए, तो जहां से चले थे वापस वहीं आ गए, फिर से मेंसेस, फिर से ये। तो इस तरह से ये जो इवेंट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है जिसको मेंसेस बोलते हैं, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक, सारी बातें क्लियर। प्यूबर्टी ऐसे चालू होगा, पहला मेंसेस मिनार, याद रखिएगा आप। आखिरी जो हुआ वो स्टेज जो आ गई मीनोपॉज, नियर अबाउट 45 to 50 ईयर्स एज पे होता है लेडीज में। तो देखिए लेडीज में ओवोगोनिया नहीं बनते, बाद में आखिरी में आके मीनोपॉज आ जाता है। तो उसके लिए साइंटिस्ट, कई सारे साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अब उसकी ओवरीज में फॉलिकल्स बची ही नहीं। उसके मीनोपॉज के कुछ एक साइंटिस्ट ये रीजन देते हैं, और कुछ एक ये रीजन देते हैं कि अब हार्मोनल जो सिक्रीशन है वो उतना इफेक्टिव नहीं रह गया, हार्मोन्स का उतना ज्यादा रोल रह नहीं जाता। तो मीनोपॉज के ये दो कारण होते हैं, हो सकते हैं, जो आज की तारीख में साइंटिस्ट मानते हैं कि आइदर द follicles get degenerated, all the follicles get degenerated and no more follicles are present at the time of menopause, ये हो सकता है। और the hormonal changes which are effective for causing the menstrual cycle, now these changes are not that remarkable, उनका उतना remarkable effect नहीं आ रहा, इस वजह से मीनोपॉज हो गया है। क्लियर? तो चलिए मेंसेस से हम लोग चालू करते हैं, पहले मेंस्ट्रुअल फ्लो से चालू करते हैं, मतलब मेंस्ट्रुएशन को पढ़ने की, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ते हैं। ये सारी बातें करने के बाद अब हम लोग बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखिए, अपनी बुक में जो डायग्राम बना है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बच्चा उसकी नहीं समझ पाता क्या वैल्यू है। एनसीईआरटी अपनी गागर में सागर है। हमारी जैसे एमबीबीएस में आप जाओगे, ऑल द बेस्ट। जो एमबीबीएस में जो बीडी चौरसिया जी ने जो लिख दी ह्यूमन एनाटमी, ग्रेज एनाटमी की, गागर में सागर भर दी, वो चीज यहाँ पे इन्होंने कर दी। हमारे जमाने में हम लोग बायोलॉजी पढ़े पढ़े गिर जाते थे, और आपके जमाने में तो उन्होंने पहले ही कुंजी, हम लोग कहते थे पहले ही कुंजी दे दी। एनसीईआरटी एक तरह से कुंजी है, पहले ही शॉर्ट नोट है, इतना कंसाइज, और कई बातें उसने केवल अपने डायग्राम से समझा दी। समझने वाला समझेगा, अगर नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा, लेकिन अगर उसको समझाने वाले ने समझा दी तो भी समझेगा। तो समझ के समझ को समझे तो समझ आप लोग को बहुत ज्यादा आएगा। चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बना लें जो बुक में बना है। चीजें मैंने बोला डायग्राम से ही समझाऊंगा, कोरिलेट करूंगा तो आप लोग को बहुत ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बोला कि जब मैं डायग्राम बनाता हूं मेरी कोशिश होती है कि आप ही लोग के सामने बनाऊं, ताकि आप लोग उसको देखो भी और आप लोग उसको समझो भी, ये मेरी कोशिश होती है। तो ये FSH और LH, तो मतलब ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है जो ये बने। देखिए 4 प्रोसेस है जिनको हम आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, और जब कोरिलेट कर देंगे तब आप बिल्कुल समझ जाओगे।
हर आपस में एक दूसरे से प्रोसेस, ये साइंस है, तुक्का नहीं है, तीर या तुक्का, लॉजिकल बातें होती हैं साइंस में। तो ये ऊपर वाला हमारा LH ने दिखा दिया LH सर, और ये हमारा FSH। कायदे से दो अगर इसके मैं बना लूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, दो कलर का बना लूँ, एक कलर का ना बनाऊँ, दो कलर का बना लूँ तो ज़्यादा आपकी समझ में आएगा। तो ये रेड वाला हमारा LH है, ठीक। और इसकी शुरुआत हमने करी है फर्स्ट डे से। तो फर्स्ट डे से ये 28 डे पे जाके या 29 डे पे, 28 डे पे जाके ये फ्रॉम द फर्स्ट डे टू 28 डे, फर्स्ट डे टू 28 डे, ठीक। ये हमारे हो गए इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। अब हम लोग बना लेते हैं कि ओवेरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ओवेरी में होने वाले चेंजेस का बना लेते हैं। तो ओवेरी में था हमारा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल का देखिए, इसीलिए प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल पे इतनी मेहनत मैंने लगाई। अब वो मेहनत यहाँ पे सफल हो जाएगी अगर आपने भी उतनी ही मेहनत उसको समझने में लगाई होगी, वरना गई भैंस पानी में। अगर आपने भी उतने ही ध्यान से लेक्चर को देखा है, समझा है, फील को फील किया, भावनाओं को मेरी को समझा, तो आप नो डाउट बच्चा मजा आएगी और आप इंजॉय करोगे चीज़ों को। और आखिरी में आके 15-20 मिनट बाद आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होगी। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में मैंने आपको बताया था फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये बन गई कैविटी फ्लूइड फिल्ड। देखो कितना आसान है, भावनाओं को समझो। फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाना कितना आसान है, इस तरह से बना ली फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये हमारी टर्शियरी फॉलिकल हो गई। टर्शियरी फॉलिकल के बाद क्या, अब हमारा ये है 14th डे, यहाँ पे हमारा 14th डे। टर्शियरी फॉलिकल के बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आपको याद होगी स्ट्रक्चर कैसा बना था, कूलस oophorus बना था, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो गई। देखिए अब ये स्ट्रक्चर जो है छोटे छोटे हैं, आप लोग को वहां से दिख रहा है, उम्मीद कम है, थोड़ा सा बड़ा इसको कर दूं मैं, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल तो रेड से है, आपको दिख रही होगी, और प्राइमरी फॉलिकल वैसे ही, फॉलिकल का साइज मैं पर्टिकुलरली बढ़ाता जाता हूँ तो आप लोग को सेकेंडरी भी दिख रही होगी और टर्शियरी भी। इसको मैं बड़ा कर दूं थोड़ा ताकि और अच्छे से आपको दिखे। ये बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब इसका डायग्राम ऑलरेडी क्योंकि मैं डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। अब 14th डे, क्योंकि 28 डे का हम साइकिल लेके चल रहे हैं, तो 14th डे ये रप्चर हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। रप्चर को दिखा दीजिए, ये रप्चर हो गई और इसने क्या लिबरेट कर दिया। अब मैं बोलूंगा ओवम, मेरा बहुत मन कर रहा, तो आप लोग टोकोगे सेकेंडरी oocyte या ओवम करोना रेडिएटा, ये रिलीज हो गया, रप्चर हो गया, और ये बन गया कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होना चालू होगा और आखिरी में आके कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। तो ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर, रप्चर एट द 14th डे, रप्चर हो गई, रप्चर हो गई। ये हमारा ओवम कह लीजिए, बट टूकिएगा सेकेंडरी oocyte ओवम, हम ओवम ही लिखेंगे, सेकेंडरी oocyte है। ये हमारा, ये जो पीछे रह गया स्ट्रक्चर, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, the secondary oocyte get liberated and what is left behind, that is converted into the blue color, a yellow colored body, that is corpus luteum। ये corpus luteum है और corpus luteum जाके डीजनरेट हो जाता है कब, 12 दिन बाद। तो 14वें दिन बना, 12 दिन बाद 26वें दिन इसको मौत आनी चालू हो जाएगी, तो ये डीजनरेट होना चालू होगा और ये डीजनरेट होते होते सफेद कलर की बॉडी सी एक बना लेता है जिसको कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। एक आपको स्कार सा व्हाइट कलर का दिखेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। तो ये डीजनरेटिंग दिखा, ये चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, ओवेरी में।
ये चेंजेस ओवेरी में हो रहे हैं। आगे देखिए, हाँ, तीसरा चेंजेस ओवेरियन हार्मोन का। अभी हम लोगों ने किस हार्मोन का डिस्कस किया है? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन का। अब हम लोग ओवेरी में हो रहे लिबरेट, ओवेरी से हो रहे हार्मोन्स को देख लें। तो क्या रिलीज हो रहा? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का लेवल बम्प मारेगा और फिर से आके फिर से एक हल्का सा बम्प मारा, और ये हमारा ब्लैक वाला बता रहा है ईस्ट्रोजन को, और रेड वाला बता रहा है किसको? रेड वाला बता रहा है प्रोजेस्टेरॉन को। ब्लैक वाला ईस्ट्रोजन, रेड वाला प्रोजेस्टेरॉन। ये मैंने मॉडर्न आर्ट नहीं करी है। अगर इसको मॉडर्न आर्ट बोला तो हमारी आत्मा को बहुत कष्ट होगा। ये लॉजिकल चीज है, अभी एक्सप्लेन करूंगा पीक कहां दिखाना है। एक तो ये बात बताइए कि ईस्ट्रोजन में 2 बम्प समझते हो, ऊंचाई 2 बम्प क्यों मिले? अभी आपसे पूछूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि 2 बम्प क्यों मिले। ईस्ट्रोजन के केस में आप देखिए 2 पीक बनी हुई है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन 1 बम्प मिलेगा और वो अल्टीमेटली फेडेड आउट हो जाएगा, जाते जाते इस प्रोजेस्टेरॉन फेड आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली अपने लोअर लेवल पे आ जाएगा। और हम लोगों ने बनाना है भैया, हमने बनाना है। अब आपको चारों बातें हो रही हैं, अब हमने चौथी बात दिखानी है कि उसमें क्या हो रहा है। ये सारी हो रही है, एक डिस्कशन हो रहा है कि ना यूटेरस में क्या हो रहा है। तो 2 प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है असल में हो कहाँ रहा है? 2 चीजें इफेक्ट हो रही हैं। ओवरीज में सर्टेन साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, साथ के साथ चेंजेस हमारे यूटेरस। तो यूटेरस क्या हो रहा? 1 से लेके पहले चौथे 5वें दिन तक, उसके बाद अब आपको देखिए ये यूटेरस के चेंजेस भी देख लीजिए। बताया ना, प्रोलिफरेशन होगा, फिर से तैयारी करेगा और फिर से जाके टूट जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। यूटेरस के चेंजेस में अपनी बुक के डायग्राम को देखिए, ऐसे उसने बना रखा है। यूटेरस की लाइनिंग दिखा रहा हूं मैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग दिखा रहा हूं, और बीच में ब्लड वेसल्स हैं। ये एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है, यूटेरस की है। तो पहले दिन से लेके ये 5वें दिन तक मान लीजिए, और यहाँ पे 28वें दिन तक फिर से प्रोलिफरेशन, और फिर से आखिरी में आके 28वां दिन अगर मानेंगे, 28 दिन के बाद ऐसे मानिए, 28 दिन के बाद जाके वो फिर से टूट जाएगा। ये वाला नीचे वाला हमने बना दिया। ये ओवेरियन हार्मोन के बारे में आपको जानकारी दी, और ये यूटेरस की मस्कुलेचर में चेंजेस को डिफाइन कर रहा है। हो क्या रहा है देखिए, पहले से लेके मेंसेस बोल रहा है, पहले दिन से लेके 5वें दिन तक ब्लीडिंग होती है मेंसेस में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है मेंस्ट्रुअल फेज, वहां पे कहते हैं रिफ्लेक्शन आता है, वहां रिफ्लेक्शन आता है, वहां ना लिखो तो इधर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन यहां लिख देता हूं, उधर जगह खाली करता हूं। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को ये वाला ग्राफ बता रहा है। ये वाला ग्राफ ओवेरी में हो रहे चेंजेस को बता रहा है। ये वाला डायग्राम ओवेरियन हार्मोन के लेवल को डिपिक्ट कर रहा, उसको दिखा रहा, ओवेरियन हार्मोन के लेवल को डिपिक्ट कर रहा। और ये वाला जो डायग्राम है, चारों इकट्ठे अपनी बुक में बने, यूटेरस में हो रहे चेंजेस को दिखा रहा, बता रहा। चलिए, जगह मैंने खाली कर ली, और इस जगह पे मैं आपको डिस्क्राइब करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोल रहा हम लोग बांटते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो अगला फेज आ रहा है उसको प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं। तो फॉलिकुलर फेज बोल देते हैं। अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं तो किस संदर्भ में बोल रहे हैं, और अगर इसी फेज को हम
प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं तो किस संदर्भ में बोल रहे हैं? फॉलिकुलर फेज के बाद आएगा अगला फेज कौन सा? ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज। और ओव्यूलेटरी फेज के बाद आएगा कौन सा? ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। तो यहाँ पे लूटियल फेज लिखते हैं क्योंकि ये जो टर्म है बेसिकली ये ओवेरी में हो रहे चेंजेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ये जो चेंजेस हो रहे हैं ओवेरियन हार्मोन या ऊपर से जो हार्मोन के जो फ्लक्चुएशन हो रहा, चेंजेस ओवेरी में तो सर्टेन एक्शन हो ही रहे, उसका इफेक्ट आ ही रहा, साथ के साथ यूटिरस में भी हो रहा। तो इसी को अगर हम यूटिरस में हो रहे चेंजेस के हिसाब से डिस्क्राइब करें तो फॉलिकुलर फेज को, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रोलिफरेटिव फेज। तो यहां जो हमने बना दिया ये असल में देखिए ओवेरी में हो रहे चेंजेस के हिसाब से मेंस्ट्रुअल फेजेस को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इतने फेज में हम बांट सकते हैं या नाम दे सकते हैं। अगर यही नाम या यही प्रोसेस जो उधर हो रहा साथ के साथ दो ऑर्गन में प्रोसेस हो रहा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो ऑर्गन में एट अ टाइम क्रियाएं हो रही है, तो भारत में भी कुछ कुछ हो रहा, पाकिस्तान में भी कुछ कुछ हो रहा, क्योंकि चाइना इसको भी और उसको भी वही चीज, ऊपर से जो हार्मोन आ रहे हैं। तो ये जो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहे हैं एट प्रेजेंट ओवेरी में भी सर्टेन इवेंट्स हो रहे हैं और उसी समय साइमल्टेनियसली सर्टेन अदर इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन द यूटिरस में भी हो रहे हैं। ओके, अब इसको समझो आप। अगर यूटिरस के इवेंट्स को हम इसके साथ कोरिलेट करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है, जो शुरू के 1 से 5 दिन का जो फेज है उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स 1 to 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस। शुरू के 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज होता, ब्लीडिंग होता, ज्यादातर हेल्दी वुमेन के केस में देखा गया है 3 to 5 days ब्लीडिंग होती है। तो कई में ऑन एन एवरेज 3 days में ब्लीडिंग हुई, निपट गया प्रोग्राम, और कई में 5 दिन तक चला, उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। तो अगर ये मेंस्ट्रुअल फेज को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ओवेरी को ध्यान में रखते हुए, उसमें हो रहे इवेंट को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये टर्म लेंगे। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को इसमें हो रहे चेंजेस, यूटिराइन मस्कुलेचर में हो रहे चेंजेस, यूटिराइन के इवेंट्स के हिसाब से अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो फेज आ रहा वो प्रोलिफरेटिव फेज कहलाएगा। प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज के बाद अगला फेज आएगा, कौन सा फेज आएगा? वो है सिक्रेटरी फेज। प्रोलिफरेटिव फेज कोइंसाइड करता है, प्रोलिफरेटिव फेज फॉलिकुलर फेज, क्योंकि इसकी समयावधि 6 से 14 दिन और वो भी उधर 6 से 14वें दिन तक ये हो रहा, 6 to 14 days। मेंस्ट्रुअल वही 1 to 5 days, 6 to 14 days। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन होना, 14th डे हुआ ओव्यूलेशन, 14th डे हुआ, उधर उस चीज का जिक्र नहीं क्योंकि वो ओवेरी में हुआ। ओव्यूलेशन ओवेरी में हुआ तो उधर तो कुछ हुआ नहीं। अब हम बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखिए, जो बुक में डायग्राम बना है उसकी कहानी समझ लीजिए, और वो जब कथा बात रहा आपको कि क्या क्या हो रहा है, तो कभी वो ओवेरियन इवेंट को बताने लगता है, कभी वो उस इवेंट को बताने लगता है जो यूटिरस में हो रहा। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और आप लोग ये डायग्राम का महत्व भी नहीं समझ पाते। अगर आपने ये डायग्राम खाली लर्न कर लिया, आपको ये सारी कथा रटनी नहीं पड़ेगी। मैंने कोई रटी नहीं हुई, मैं इसको ही एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ, वही चीज आपको करनी पड़ेगी, आपको रटनी नहीं पड़ेगी। आपके यहाँ अंकित हो जाएगी, छप जाएगी, और ये डायग्राम देख के आप सारी बातें समझ जाओगे। 6 to 14 डेज में फॉलिकुलर फेज हो रहा है, 6 to 14 डेज यहाँ पे अगर इसको हम यूटिरस के इवेंट हो रहे उस हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे तो हम बोलेंगे प्रोलिफरेशन हो रहा है। 14th डे ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन हो गया 14th डे, और उधर क्योंकि वहां पे यूटिरस में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, उसको रहने दीजिए। और 15th डे से लेके 28th डे तक लूटियल फेज मान लिया जाता है, और यहाँ पे 15th डे से लेके 28th तक सिक्रेटरी फेज मान लिया जाता है। ओके, आ गया। चलिए आगे देखिए, हुआ क्या शुरुआत में मेंसेस होने का कारण फ्लो ऑफ ब्लड। ये देखिए एंड्रोमेट्रियल बेड, 1 से 5वें दिन तक एंड्रोमेट्रियल बेड की शेडिंग हुई, एंड्रोमेट्रियल बेड टूटा। क्यों टूटा? क्योंकि भैया
प्रोजेस्टेरॉन लेवल एकदम से कम हो गया था, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल बेड। प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्यों कम हो गया? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटिंग जो बॉडी थी उसको गोली पड़ गई था। वो कौन सी थी बॉडी? वो थी कॉर्पस लुटियम। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा था कॉर्पस लुटियम, जो बना कब था? 14वें दिन से अस्तित्व में आया था जब ओव्यूलेशन हुआ। तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? ग्रेफियन फॉलिकल, दैट इज कॉर्पस लुटियम। कहाँ बना? ओवेरी में। कहाँ था? ओवेरी में। क्या कर रहा था? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करवा रहा था? प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल बेड को थिकनिंग दे रहा था, थिक कर रहा था, प्रोलिफरेट नहीं कर रहा था। प्रोलिफरेट तो वो करी से एस्ट्रोजन हो चुका है, प्रोलिफरेट एस्ट्रोजन ने किया। प्रोजेस्टेरॉन उसको थिक कर रहा था और उसको मेंटेन कर रहा था। मेंटेन कर रहा था कि आपने एक लड़के की जिम्मेदारी लगा दी, कैटरर को बुलाया कि बेटा तुम बना दो ये 4 चीजें, बूंदी का रायता, फलानी चीज, ढिमकानी चीज, छोले भटूरे, सब चीजें। तो एक साथ में हाथ में आदमी रख दिया जो देख रहा, कर रहा कि नहीं कर रहा। तो कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन लिबरेट करके ये जिम्मेदारी निभा रहा था कि जो एंडोमेट्रियल बेड की थिकनिंग कर दी है उसको प्रोलिफरेट कर दिया किसने? एस्ट्रोजन ने। अब मैं उसको मेंटेन रखूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसको मेंटेन रखूं, क्योंकि ऊपर से आता होगा कौन? जिसने वहां आके एंडोमेट्रियल बेड पे सोना है, जाइगोट। इसलिए वो एंडोमेट्रियल बेड को मेंटेन रखेगा। और अगर तब तक मेंटेन रखेगा जब तक वो है कॉर्पस लुटियम। तो कॉर्पस लुटियम की जो जिंदा रहने की हमने उसको वरदान दे रखा है, वो वरदान अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो 12वें दिन वो खत्म हो जाएगा, 26वें दिन से वो डाई आउट हो जाएगा। 12 दिन तक जिंदगी रहेगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्योंकि कॉर्पस लुटियम को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? कॉर्पस लुटियम जिंदा रहने के लिए चाहिए LH का सिक्रीशन चाहिए। LH का सिक्रीशन कम होना ही होना है। LH का सिक्रीशन कम होना ही होना है, भले फर्टिलाइजेशन हुआ भले फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, LH का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब वो LH की जिम्मेदारी निभाने लगता है गोनेडोट्रोफिन, हमारा ह्यूमन गोनेडोट्रोफिन नहीं, कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो कि रिलीज करता है डेवलपिंग जाइगोट। जाइगोट जब डेवलप होता है तब उसमें 2 लेयर बनती है, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट और इनर लेयर इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करते हैं हमारे कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का जो क्रिया विधि है वो एक्चुअली LH से सिमुलेट करती है, मिलती है। तो LH तो आके डाई आउट हुआ, LH का लेवल कम हुआ। LH का लेवल कम होने से क्या होगा? इसका कॉर्पस लुटियम को जिंदा रहने के लिए LH का सपोर्ट चाहिए। अब आपने ऑक्सीजन विड्रॉ कर ली, लेकिन हम उसका सब्स्टिट्यूट दे दे तो जिंदा बना रहेगा। सब्स्टिट्यूट कौन प्रोवाइड कर रहा? कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया तो जाइगोट में डिवीजन चालू होंगे, क्लीवेज चालू होंगे और जाइगोट अल्टीमेटली मॉडुला, मॉडुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनाएगा जिसमें ब्लास्टोसील होगी। तो जब ब्लास्टोसील स्टेज आ जाती, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ जाती, तो बाहर वाली जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट और उसके इनर अंदर की तरफ इनर सेल मास है जो फ्यूचर का एम्ब्रायो है। ट्रोफोब्लास्ट विल स्टार्ट लिबरेटिंग कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन एंड कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन हैज द सेम फंक्शन एज दैट ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो ऑक्सीजन हमने निकाली दूसरी ऑक्सीजन देने लगे, कॉर्पस लुटियम जिंदा बना रहेगा, कॉर्पस लुटियम जिंदा बना रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई बना रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई बना रहेगा तो एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग नहीं होगी, एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग नहीं होगी, मेंसेस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हमने आपको पहले डिस्कस करना है इस तरह से, पहले तो हम आपका डिस्कशन इस तरह से कर दें कि ये जो हो रहा है अगले महीने रिपीट होना है। रिपीट कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो शुरुआत हमने यहां से करी, मेंसेस हुए, लेकिन हमने आपको ये तो बता दिया कि फ्लो ऑफ फ्लूइड हुआ है वेजाइना से, मेंसेस हुआ, उसका कारण क्या है? उसका कारण है एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग। एंडोमेट्रियल बेड टूट के निकला, एंडोमेट्रियल बेड जब टूट के निकला तो उसके साथ ब्लड भी निकला, उसके साथ सिक्रीटरी जो ग्लैंड्स थी जो सिक्रीशन कर रही थी थिक विस्कस फ्लूइड एंडोमेट्रियल में, वो भी निकला। तो जो भी निकला बाहर वो मेंसेस कहलाता है। ठीक है, मैं आपको पीछे जाके ये बता रहा था कि मेंसेस का कारण क्या क्यों हुए। आइए यहीं से चालू करते हैं, वापस यहीं पे आते हैं। तो मेंसेस होने का कारण क्या है? एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग।
अब एंडोमेट्रियल बेड की अगर हम शेडिंग क्यों हुई तो पीछे जाएंगे, पीछे से इधर आएंगे, हमने प्रोसेस इधर से चालू किया है, यहीं से चालू होने दीजिए, जब वहां आएंगे तो फिर से यही बताएंगे कि एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो गई। तो कलावती लीलावती से अगर हमने कहानी चालू करी, आखिरी में जब हम यहाँ आएंगे तो फिर वापस वहीं पहुंच चुके होंगे कलावती लीलावती। तो कलावती लीलावती से पहले क्या इवेंट हो रहे थे वो आपको यहाँ पे पता लग जाएंगे जब हम यहाँ आएंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आ जाइए, समय बहुत कम है, समय बहुत निकल गया, फटाफट आपको बताता हूँ। एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो गई। शेडिंग क्यों हो गई? शेडिंग इसलिए हो गई क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल एकदम से धरातल पे आ गया। प्रोजेस्टेरॉन लेवल ये देखिए धरातल पे आ गया, एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो गई, हमारे मेंसेस हो गए 1 से 5वें दिन। अब 1 से 5वें दिन के बाद क्या होगा? ये FSH और LH का लेवल इंक्रीज होना चालू होगा। FSH एंड LH लेवल इंक्रीज होना चालू होगा। ये क्या है? गोनेडोट्रोफिन। FSH क्या कहलाएगा? FSH क्या रहता है? ग्रेफिन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट अभी बताया। तो भाई आप यहां से पकड़ो शुरुआत से। FSH LH बढ़ा, FSH क्या करेगा? जो यहाँ पे हमारी ओवेरी के कट सेक्शन आप देख रहे हो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट की अगले महीने के लिए मैं फिर तैयारी करनी, इस महीने की तैयारी तो बेकार हो गई। अगले महीने में तैयारी करनी है कि ऊपर से राजा बाबू आएंगे, उनको हमें बैठ देना। ठीक, एंडोमेट ये FSH LH किस पे करेगा? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी हमारी फॉलिकल्स, उनका डेवलपमेंट चालू कराएगा। डेवलपमेंट चालू होते होते ये देखिए टर्शरी फॉलिकल जिस दिन से बनी, टर्शरी फॉलिकल बनी, प्राइमरी का सेकेंडरी टर्शरी, यही सब पढ़ा था। टर्शरी फॉलिकल में क्या था? टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte, मियोसिस पूरा हो गया, सेकेंडरी oocyte आ गई। टर्शरी फॉलिकल में थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना बन गई थी। थीका इंटरना क्या करने लगी? रिलीज करने लगी। ईस्ट्रोजन का देखिए बम्प यहाँ पे आया, पहला बम्प मतलब क्योंकि अब टर्शरी फॉलिकल स्टार्ट लिबरेटिंग ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन का पहला बम्प आया। ओके, टर्शरी फॉलिकल का कन्वर्जन हुआ ग्रेफिन फॉलिकल में, ग्रेफिन फॉलिकल 14th डे रप्चर, ओव्यूलेशन हो गया। क्यों हो गया? LH साइट क्या? सडन शार्प इंक्रीज, एकदम से पीक आई, ओव्यूलेशन हो गया, ये बाहर आ गया 14th डे ये ओवम तो बाहर आ गया। ये क्या बचा? जो पीछे बचा ग्रेफिन फॉलिकल, उसने बना दिया क्या? कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम क्या करने लगा? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लगा। तो देखिए 15वें दिन से, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इसके साथ जोड़िए, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। अब इसने प्रोजेस्टेरॉन बनाना चालू कर दिया, प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल हाई लेवल पे इसने बनाना चालू कर दिया। ईस्ट्रोजन क्या करवाता है? ईस्ट्रोजन का इफेक्ट क्या था? ईस्ट्रोजन का इफेक्ट था कि ये भी ईस्ट्रोजन करवाता है। ईस्ट्रोजन के क्या इफेक्ट है? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अलावा क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अलावा ईस्ट्रोजन का इफेक्ट ये है कि ये फॉलिकल्स को और डेवलप करता है। तो जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करना था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ईस्ट्रोजन और उसको इनहांस करवा रहा, मतलब इसको कन्वर्ट करवा रहा है। ईस्ट्रोजन का काम यही है। तो ईस्ट्रोजन ने अपना रोल प्ले कर दिया। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का काम है, ईस्ट्रोजन का और दूसरा काम क्या है? ईस्ट्रोजन का और दूसरा काम है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड, एंडोमेट्रियल बेड की जो शेडिंग हो गई, टूट के निकल गया, इमारत खंडर हो गई, उस इमारत को फिर से खड़ा करो, इमारत को फिर से खड़ा करो। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड। तो ये देखिए ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ा, उसके साथ यहां देखिए प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड होने लगा ईस्ट्रोजन के इफेक्ट से। इसकी प्रोलिफरेशन हो गया। बाद में प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाएगा? जब से प्रोजेस्टेरॉन आ गया, थिकनिंग करा दी। तो एंडोमेट्रियल बेड की प्रोलिफरेशन किसने कराई? ईस्ट्रोजन ने कराई। थिकनिंग किसने कराई? प्रोजेस्टेरॉन ने कराई। हर चीज देखिए, मैंने कहा ना, इसीलिए 1 से 14 दिन में देख लीजिए और उसको उस हिसाब से भी देख लीजिए। तो कॉर्पस लुटियम जब बना, प्रोजेस्टेरॉन आ गया। प्रोजेस्टेरॉन क्या करवा रहा? एंडोमेट्रियल बेड की प्रोलिफरेशन तो ईस्ट्रोजन ने कराई, एंडोमेट्रियल बेड को मेंटेन करना और फिट कर देना ये प्रोजेस्टेरॉन करा रहा। तैयारी करके रख ली कि ऊपर से आता होगा जाइगोट आएगा और इसमें आके मतलब एम्बेडेड होगा, इम्प्लांटेशन होगा। अब प्रोजेस्टेरॉन का भी आपको क्लियर है, ईस्ट्रोजन का भी क्लियर है। तो ईस्ट्रोजन क्या कराता है? ईस्ट्रोजन कराता है हमारा प्रोलिफरेशन। ये आया आपके किस दिन के अराउंड? 13 से 14 दिन। तो ये देखिए प्रोलिफरेशन, ये 14 दिन ये जो हो रहा हमारा प्रोलिफरेशन फेज, ये किसकी वजह से हो रहा? ईस्ट्रोजन की वजह से।
प्रोलिफरेशन। ईस्ट्रोजन का रोल कहां से आया? जब से टर्शरी फॉलिकल अस्तित्व में आ गई। टर्शरी फॉलिकल कब अस्तित्व में आई? नियर अबाउट 10 to 12 डेज अस्तित्व में आई। तो ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने से क्या हुआ? इधर तो प्रोलिफरेशन हो रहा यूटिरस में, प्रोलिफरेटिव फेज कहला रहा, और इधर उस दौरान क्या हो रहा? फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं। 6 से 14 दिन में फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं। फॉलिकल कैसे डेवलप हो रहे हैं? कि ऊपर से एफएसएच की मात्रा बढ़ रही है। ओवेरी में फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। तो ओवेरी के नजर से अगर हम देखेंगे, हम बोलेंगे 6 से 14 दिन में फॉलिकुलर फेज हो रहा है, क्योंकि फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल बन रही है। तो इन पर्सपेक्टिव ऑफ ओवेरी वी कैन से दैट there is the presence of, there is the occurrence of follicular phase, because follicles are developing into the mature graphene follicle। तो उसमें से केवल एक ही होगा, हो तो कई सारी रही है भाई। अगर वहां से हार्मोन आ रहा तो कई सारी को इफेक्ट कर रहा, लेकिन कई एक राजा बन के हम भी स्वयंवर में एक ही चुना जाएगा। तो ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट तो चालू हो रहा, लेकिन एक मैच्योर बनेगी। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा, एफएसएच का लेवल बढ़ रहा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा ओवेरी में, इसलिए 6 से 14 दिन के जो फेज है उसको हम फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम उसको बता रहे हैं इसके फेज, इसके संदर्भ में कि यूटिरस में क्या हो रहा है, तो यूटिरस में ये फॉलिकल डेवलप हो रही है। जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बनी, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा। ईस्ट्रोजन का लेवल क्या करा रहा? प्रोलिफरेशन करा रहा इधर यूटिरस में। तो यूटिरस के संदर्भ में, इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ यूटिरस, इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूटिरस, वी कैन से दैट कि भैया प्रोलिफरेशन ऑफ यूटेराइन मसल्स इज टेकिंग प्लेस। यूटेराइन लाइनिंग का प्रोलिफरेशन हो रहा, इसलिए हम इसको प्रोलिफरेशन फेज बोल देते हैं 6 से 14 दिन के समय को। अगर हम यूटिरस में जो इवेंट हो रहा उसके हिसाब से इसको बताना चाहते हैं, और अगर ओवेरी में जो इवेंट हो रहा उसके हिसाब से बताना चाहें, तब हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज हो रहा। 6 से 14 दिन तक आ गए, क्लियर हो गया ये जो डेवलपमेंट हुई है। 14वें दिन रप्चर हुआ, कॉर्पस लुटियम आ गया। कॉर्पस लुटियम अब क्या सिक्रीट करने लगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करा रहा? प्रोजेस्टेरॉन एंड्रोमेट्रियल बेड को थिक कर रहा है। एंड्रोमेट्रियल बेड थिक होगा तो एंड्रोमेट्रियम क्या है? एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग में ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेंगी? सर्टेन सिक्रीशन करेंगी। तो इसको इसलिए क्योंकि सिक्रीशन हो रहा है विस्कस फ्लूइड का, इसलिए एंड्रोमेट्रियल बेड के यूटिरस के संदर्भ में हम देखेंगे तो इसको सिक्रीटरी फेज बोल देंगे। यूटिरस के संदर्भ में हम इसको सिक्रीटरी फेज बोल देंगे, क्योंकि यूटेराइन मसल्स जो है एंड्रोमेट्रियल की वो ग्लैंडुलर है, ग्लैंड्स है, विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करती है, वो थिक म्यूकस बना देती है, प्लगिंग कर देती है कि अब हम रिस्क नहीं ले सकते कि बाहर से और स्पर्म आए। अभी आपको आगे और समझ में आएगा इसका। सिक्रीटरी फेज इसलिए हम बोल देंगे सिक्रीटरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ raised level of progesterone. Raised level of progesterone is caused by the corpus luteum. कॉर्पस लुटियम में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा दिया, प्रोजेस्टेरॉन ने सिक्रीटरी फेज करवा दिया एंड्रोमेट्रियम में। और ओवेरी में क्या हो रहा है? ओवेरी में देखिए, ओवेरी के नजर से अगर हम इसको देखेंगे तो हम लुटियल फेज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कार्पस लुटियम बना है ओवेरी में बना है, ओवेरी में ही ये है, ओवेरी से ही रिलीज कर रहा है, कॉर्पस लुटियम नहीं जा रहा। कहां? वहां पे केवल ओवम गया है, एंफंडिबुलम से, फिम्बरी से ओविडक्ट में केवल ओवम, फिर ओवम oocyte, ओवम ही बोलो यार, ओवम गया है। कॉर्पस लुटियम तो ओवेरी में ही है, इसलिए अगर हम ओवेरी के संदर्भ से बोलेंगे तो हम लुटियल फेज बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब ये फेजेस कैसे बने? मेंस्ट्रुअल फेज डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल। फॉलिकुलर फेज is indicative of development of follicles. Ovulatory phase, at the 14th day ovulation take place. Luteal phase, because of the formation of corpus luteum, the corpus luteum starts secreting a large amount of progesterone. ये तो इसके संदर्भ में होगा। इसके संदर्भ में आ जाइए, किसके संदर्भ में? यूटिरस में। यूटिरस में क्या हो रहा है? 1 से 5वें दिन तक ब्लीडिंग हो रही, ब्लीडिंग के बाद क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन हो रहा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ईस्ट्रोजन उधर से डेवलपिंग फॉलिकल सिक्रीट कर रही है जो टर्शरी फॉलिकल तक आ जाएगी। ईस्ट्रोजन के इफेक्ट से इसमें प्रोलिफरेशन हो गया। सिक्रीटरी फेज क्यों हो गया? सिक्रीटरी फेज इसलिए हो गया क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियल बेड की कर दी क्या? थिकनिंग, ग्लैंड्स एक्टिव हो गई और उन्होंने विस्कस फ्लूइड सिक्रीट कर दिया। ओके, क्लियर एकदम बिल्कुल। तो देखिए एक तरफ से आखिरी से फिर से फटाफट देख लीजिए कि 1 से 5वें दिन में शेडिंग हो गई, टूट फूट के निकल गया भैया, ब्लीडिंग हो गई,
छठे दिन से फिर से प्रिपरेशन उसने चालू कर दी कि अगले साल, इस साल तो हमने न्योता दिया, इस बार आए नहीं तो अगले महीने आ जाए, हमें फिर से तैयारी करनी, हम हिम्मत नहीं आ रही, हम तैयारी करते रहेंगे कब तक, मीनोपॉज तक। हर महीने तैयारी करेंगे, हर महीने एक ओवर रिलीज करेंगे, और हर महीने जो ओवर रिलीज होता तो कई बुक्स कहती कि एक बार इधर से एक बार इधर से ऑल्टरनेट रिलीज होता, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। अपनी बुक में जिक्र नहीं किया, छोड़ दीजिए, लेकिन आप समझ लीजिए कि ओवर जो रिलीज हो रहा बोल रहे ऑल्टरनेटिवली इधर ओवरी हो रहा, धक 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 धक, एक बार इधर एक बार इधर ओवरी। अब हो गया क्या कि भैया अब इसने छठे दिन से तैयारी चालू कर दी, छठे दिन से तैयारी चालू कर दी। क्यों तैयारी चालू कर दी? क्योंकि FSH-LH का लेवल बढ़ रहा धीरे धीरे, वो गिर गया था। गिर क्यों गया था? ये चीज रह गई। FSH-LH का लेवल इसलिए गिर गया था क्योंकि हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता। भैया गोनेडोट्रोफिन तो आ गए, गोनेडोट्रोफिन के FSH-LH, गोनेडोट्रोफिन आ गए तो वो ऊपर फीडबैक देते हैं कि भैया GnRH अब कम हो जाओ, तुम हम बहुत है, GnRH का लेवल कम कर देंगे, GnRH का लेवल कम कर देंगे तो FSH-LH का लेवल कम हो जाएगा। FSH-LH का लेवल क्या कर रहा था? अरे वही तो आगे प्रोजेस्टेरॉन उसके लिए जिम्मेदार है। तो जब अब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का हाई लेवल है, वो निगेटिव फीडबैक देते हैं ऊपर कि भैया GnRH बंद करो, GnRH बंद हुआ तो यहाँ पे गोनेडोट्रोफिन भी बंद हो गया, FSH-LH बंद हो गया, यहाँ तक आते आते आखिरी फेज में LH-LH का लेवल, FH का लेवल कम हो गया है। ठीक, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जैसे ही शेडिंग हुई, अब ये लेवल अपना फिर से बढ़ाएगा, क्योंकि अब जब शेडिंग हो गई है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी तो गिर गए नीचे। जो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन था, जिसने वो स्विच बंद किया कि बंद करो यार भाई GnRH, क्योंकि हाई लेवल प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन था। अब जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ही नीचे आगे गिर गए, तो जो स्विच बंद कर रखा था, जब ये हटे तो वो स्विच फिर से चालू हो गया, FSH-LH बढ़ने लग गए। FSH-LH बढ़े तो यहाँ पे कहानी चालू हो गई, प्रोलिफरेशन चालू हो गया। प्रोलिफरेशन चालू हुआ तो ईस्ट्रोजन बढ़ गया। ईस्ट्रोजन का बम्प इज रिस्पॉन्सिबल फॉर LH बम्प, LH bump is responsible for ovulation. ओव्यूलेशन के लिए LH सर्च जिम्मेदार। ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, कॉर्पस लुटियम बन गया। तो ये जो पहला बम्प आया था, मैंने कहा था कि अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो बम्प ईस्ट्रोजन के, बम्प का मतलब है दो इंक्रीज, एक बम्प, रोड में चलते हैं झटके लगते हैं, कहते हैं ना बम्पी रोड है। तो आप देखिए डायग्राम में एक बार, तो पहला जो बम्प है बम्प, ये फॉलिकल सिक्रेट कर रही है ईस्ट्रोजन। दूसरा बम्प क्यों आया है? कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम सिक्रेट्स नॉट ओनली प्रोजेस्टेरॉन बट इट आल्सो सिक्रेट्स अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। A moderate amount of estrogen is also secreted by the corpus luteum. Corpus luteum देखिए बना यहाँ पे, तो केवल वो प्रोजेस्टेरॉन नहीं सिक्रेट कर रहा, वो ईस्ट्रोजन का भी हैंडसम अमाउंट, ठीक ठाक अमाउंट सिक्रेट करता। तो सेकेंडरी बम्प जो आया है वो कॉर्पस लुटियम की वजह से आया, और प्रोजेस्टेरॉन का एक ही आएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन वो ही अकेला जिम्मेदारी निभाएगा कि मैं सिक्रेट करूंगा। अब कॉर्पस लुटियम 14वें दिन बना, 26वें दिन तक जिंदा रहेगा, 26वें दिन उसको ढाई गोली पड़ जाएगी। क्यों पड़ गई? क्योंकि ऊपर से FSH लेवल कम हो गया। किसने बंद कराया FSH-LH को? इन्हीं लोगों ने, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ने, कि बहुत बने हुए मत बनाओ, इन्होंने तो बंद कराया GnRH को, GnRH ने इसको भी बंद। जैसे ही LH लेवल गिरा, हाई लेवल ऑफ LH इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम लेवल गिर गया, कॉर्पस मर गया। कॉर्पस लुटियम मरते ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कौन कर रहा था? कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम के मरते ही, अरे मरते यहाँ कोई मतलब डी जनरेट होते ही, कॉर्पस लुटियम के डीएक्टिवेट होते ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिर गया। प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिरते ही जो एंडोमेट्रियल बेड को जिसने सहेज के रखा हुआ था, शेडिंग हो गई। अब अगर ये तो वो केस हुआ है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो क्या होता? ये होना ही होना था कि LH का लेवल गिरना था, लेकिन LH की जगह एक आदमी कंधा लगा के बोझ उठाया, वो हटता, दूसरा आ जाता कि ठीक है तुम्हारा बोझा मैं उठाऊंगा। LH की जगह आ जाता कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो कि बनाता हमारा डेवलपिंग एम्ब्रायो, और वो मेंटेन कर लेता कॉर्पस लुटियम को। कब तक? 10वें हफ्ते तक। 10वें हफ्ते तक फिर कॉर्पस लुटियम जिंदा रहेगा। कॉर्पस लुटियम तो 14वें दिन बना, 26वें दिन खत्म हो जाएगा, 12 दिन में खत्म हो जाता। अब अगर प्रेगनेंसी हो गई तो 10वें हफ्ते तक कॉर्पस लुटियम जिंदा बना रहेगा। क्यों?
क्योंकि भैया कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन उसको जिंदा रख रहा। अब अगर वो जाके मरा 10वें हफ्ते, प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते मरा, तो उसकी जगह कौन ले लेगा? प्लासेंटा, क्योंकि 12वें हफ्ते तक प्लासेंटा फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। और 10वें हफ्ते से ये जिम्मेदारी कि भैया अब तुम हटो कॉर्पस लुटियम को, कॉर्पस हटो, कि अब हम प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रखेंगे। कॉर्पस लुटियम क्यों चाहिए? प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रखने के थ्रू आउट द प्रेगनेंसी progesterone is required. Progesterone is the hormone known as pregnancy hormone. Maintenance of pregnancy is done by corpus luteum. Corpus luteum की हाई मात्रा चाहिए होती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। कॉर्पस लुटियम सिक्रीट कौन कर प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कौन कर रहा? कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम अब 10वें हफ्ते जाके मर गया, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल कौन मेंटेन कर रहा? प्लासेंटा। प्लासेंटा फॉर्मेशन हो जाना है, 12वें हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 10वें हफ्ते तक वो इफेक्टिव रोल प्ले करने लगता है। ये है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइक्लिक इवेंट हो रहे हैं, जहां से चले थे लीलावती कलावती वहां आ गए कि भैया लो लेवल था FSH, लो लेवल था LH और लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, दैट्स व्हाई शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ब्लड टेक प्लेस। उसके बाद क्या क्या हुआ अभी आपको बताया। आज के लिए इतना काफी। कल जब आऊंगा तब यहीं से, यहां से बिल्कुल आखिरी से आपको ये बताऊंगा कि फलाना फेज। अच्छा लिखी दूं फटाफट 5 मिनट में यार। देखिए फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज क्यों हो रहा? फॉलिकुलर फेज, द कॉज ऑफ द फॉलिकुलर फेज इज, फॉलिकुलर फेज का FSH, हाई लेवल ऑफ FSH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिकुलर फेज। रेज लेवल ऑफ FSH, देखिए छोटा छोटा मैं वो लिख रहा हूं, जो बोल रहा हूं फटाफट आप लिखो। रेज लेवल ऑफ FSH इज रिस्पॉन्सिबल द फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, और प्रोलिफरेटिव फेज के लिए ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन लिखिए, ईस्ट्रोजन, हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन या रेज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन लिबरेटेड बाय द टर्शियरी फॉलिकल डेवलपिंग ग्रेफिन फॉलिकल, जब ईस्ट्रोजन लेवल रेज होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल बाय द प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज एंडोमेट्रियल ब्लड का प्रोलिफरेशन होना, तो ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेटिव फेज। ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन LH सर्ज, इसके लिए लिखिए LH सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। लुटियल फेज, लुटियल फेज एज द नेम सजेस्ट्स इटसेल्फ, कॉर्पस लुटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुटियल फेज। तो इस पे आ जाइए, एल्बिकन्स की समझ में आ गई। ओवेरियन सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज के लिए कौन जिम्मेदार? तो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन इज, प्रोजेस्टेरॉन कर देता है, तो इसके लिए लिख लीजिए प्रोजेस्टेरॉन। ये लाइनें लिखिए और इससे क्वेश्चन आ जाता है। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेटरी फेज। एंडोमेट्रियल ब्लड की जो थिकनिंग हो गई, एंडोमेट्रियल ब्लड ग्लैंड सिक्रीट करने लगती है विस्कस फ्लूइड, वही है सेक्रेटरी फ्लूइड, वो कौन करवा रहा? प्रोजेस्टेरॉन। तो सारी बातें अब आपसे देखिए, सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ गई। इस वाले को देख लीजिए, आप दिखा दीजिए, हम देख के बता देंगे कि ये 1 से 5वें दिन की गतिविधि है। यहाँ प्रोलिफरेशन होने लगा, तो ये हमारा प्रोलिफरेटिव फेज को बता रहा है। प्रोलिफरेटिव फेज देखिए 6 से 14वें दिन, और यहाँ पे आके थिकनिंग होने लगी, ये हमारा आखिरी दिन देखिए वो बता रहा। इसको देखिए ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन कब बनेंगे? जब टर्शियरी फॉलिकल आ जाएगी अस्तित्व में। टर्शियरी फॉलिकल आ रही है करीब 8वें 10वें दिन अस्तित्व में, तो ये देखिए ईस्ट्रोजन बम्प आया। उसके बाद दूसरा ईस्ट्रोजन बम्प कब आया है? क्योंकि वो कॉर्पस लुटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन 14वें दिन के बाद, तो इसका पीक आ रहा है 14वें दिन के बाद, क्योंकि 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है, कॉर्पस लुटियम बना। और इधर देख लीजिए प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होने लगा, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्रेफियन और मैच्योर। मैच्योर कब बन गई? 14वें दिन के आसपास बनी, और 14वें दिन जाके वो बताशा फूट गया। कॉर्पस लुटियम येलोइश कलर की, कॉर्पस लुटियम इज द टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज येलोइश इन नेचर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स की वजह से कॉर्पस लुटियम येलोइश कलर की होती है। कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम का मतलब ही है येलोइश कलर बॉडी, और ये सिक्रेट क्या करती है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, इसका जो रह जाएगा बचा कुचा पीछे, कॉर्पस लुटियम जब डाई आउट होगी स्कार फॉर्मेशन कर देता है, व्हाइट कलर का एक स्कार सा दिखता है, जिसको कि कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। 14वें दिन बनेगा, 26वें दिन मर जाएगा जनरली, अगर ऊपर से हमारा जाइगोट नहीं बना, जाइगोट का कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन नहीं आया, कॉर्पस लुटियम मर जाएगा 26वें दिन। अगर आ गया तो 10वें हफ्ते तक ये जिंदा बना रहेगा। 10वें हफ्ते ये हटेगा और इसकी जगह ले लेगा ह्यूमन प्लासेंटा। प्लासेंटा विल स्टार्ट लिबरेटिंग प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, हाँ जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिए,
ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बात है, अगर आपको ध्यान हो, सारी बातें हो चुकी हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले oogenesis को। तो oogenesis में प्राइमरी oocyte जो है हमारी प्राइमरी फॉलिकल बनी, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर हो गया, 14th डे होगा जब एलएच साइज हुआ। तो टर्शरी फॉलिकल जब बन जाता है तो टर्शरी फॉलिकल ईस्ट्रोजन लिबरेट करने लगता है। इसलिए देखिए ईस्ट्रोजन का लेवल, अब आप अपनी बुक के जो ये बना हुआ है डायग्राम, उसको कोरिलेट कर लीजिए। एक बता रहा है LSFSH, क्या बता रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन का कंसंट्रेशन लेवल। दूसरा स्ट्रक्चर बता रहा ओवेरी से रिलीज होने वाले, ईस्ट्रोजन भी ओवेरी से रिलीज हो रहा, प्रोजेस्टेरॉन भी ओवेरी से रिलीज हो रहा। प्रोजेस्टेरॉन जो रिलीज कर रहा कॉर्पस लुटियम, वो स्ट्रक्चर कहां बना है, ओवेरी में, वो ओवेरी में ही रहेगा। सेकेंडरी oocyte एंटर हो जाएगी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, लेकिन कॉर्पस लुटियम ओवेरी में ही बना हुआ है। तो कॉर्पस लुटियम का अस्तित्व कब में आया, 14 दिन के बाद। 14वें दिन जब रप्चर हुआ, उसका जो पीछे रह गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का रेमनेंट जो पीछे रह गया, उसने कॉर्पस लुटियम बनाया। कॉर्पस लुटियम के लिए हम लोग बोलते हैं इट इज अ येलो कलर्ड बॉडी, इट इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ऑर्गन एंड इट सिक्रीट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड आल्सो इट सिक्रीट्स अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन का ये जो आप ग्राफ देखते हो कि एक बम्प, एक इंक्रीज, जो पहला इंक्रीज आ रहा है वो ड्यू टू टर्शरी फॉलिकल आ रहा है, और दूसरा इसमें जो इंक्रीज आ रहा है वो ड्यू टू कॉर्पस लुटियम के ईस्ट्रोजन की वजह से आ रहा। अपनी बुक का डायग्राम ध्यान से देखिएगा, जो उसमें वेव बनी हुई है ईस्ट्रोजन की, पहले एक बार इंक्रीज दिख रहा है आपको 14 डे से कुछ पहले, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल, अभी आपको मैंने बना के स्ट्रक्चर दिखाए थे, टर्शरी फॉलिकल में थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना बन जाती। थीका इंटरना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। तो टर्शरी फॉलिकल के बनने से ईस्ट्रोजन का लेवल, जो पहला बम्प आया है, पहला इंक्रीज, और आगे चल के जो सेकंड इंक्रीज आ रहा है वो ड्यू टू द ईस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम जो ईस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहा है उसकी वजह से आ रहा। एंड एट द एंड होते होते तक FSH LH लेवल गिर जाएगा। FSH LH लेवल के गिरने से प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन लेवल गिर जाएगा। आप सारी बातें देखिए, फिजियोलॉजी को कोरिलेट करिए किस चीज में, जो आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाया है। शुरू के पहले के 1 से 5वें दिन में ब्लीडिंग हो रही है, तो 1 से 5वें दिन में जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि एंडोमेट्रियल बेड टूट गया है, शेडिंग हो गई है, एंडोमेट्रियल बेड शेडिंग हो गई। स्लॉजिंग जिसको बोल रहे हैं, स्लॉज होता कोई चीज आप ऐसे हटा दीजिए, स्लॉज अवे, तो टर्म यूज हुआ स्लॉज अवे। एंडोमेट्रियल बेड इज गेट स्लॉज अवे बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन लेवल गेट डिक्रीज, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्यों कम हुआ है, क्योंकि LH कम हो गया है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल को कौन मेंटेन कर रहा, कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन जो सिक्रीट कर रहा, कॉर्पस लुटियम फंक्शनल बना रहे, उसके लिए क्या जरूरी है, LH का लेवल। LH का लेवल कम हो गया है तो कॉर्पस लुटियम डाई आउट हो जाएगा। डाई आउट होने से कॉर्पस लुटियम के प्रोजेस्टेरॉन लेवल नीचे आ जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल के नीचे आने से एंडोमेट्रियल ब्लड की शेडिंग हो गई, एंडोमेट्रियल ब्लड स्लॉज अवे हो गया। वही है मेंसेस। मेंसेस क्या है, आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द वेजाइना। वेजाइना से आउटफ्लो हो रहा फ्लूइड का, किसका बना है, उसमें क्या क्या है, उसमें एंडोमेट्रियल बेड की लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग है, विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड कौन सिक्रीट कर रहा, एंड्रोमेट्रियम, यूटेरस की इनर लेयर, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, मिडिल वाली मायोमेट्रियम, इनर मोस्ट एंड्रोमेट्रियम विच इज ग्लैंडुलर इन नेचर, ग्लैंडुलर नेचर की है। और ये विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसी को लुटियल फेज, ओवेरी के संदर्भ में जब हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जी ओव्यूलेटरी फेज, नहीं, ओवेरी के संदर्भ में जब हम इस फेज को तो लुटियल फेज बोलते हैं, क्योंकि कॉर्पस लुटियम अस्तित्व में आ गया। लेकिन अगर हम ओवेरी के संदर्भ में उसको डिस्क्राइब ना करके यूटेरस के संदर्भ में डिस्क्राइब करें, देखिए दो इवेंट हो, दो प्रोसेस हो रहे हैं दो जगह, और उनका इफेक्ट क्या आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो हो रहा है ह्यूमन बीइंग की, फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
यूटिरस और ओवेरी में सर्टेन साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, उन्हीं चेंजेस की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है। तो ओवेरी में भी कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, यूटिरस में भी कुछ प्रोसेस हो रहे हैं। ओवेरी में क्या प्रोसेस हो रहे हैं? ओवेरी में प्रोलिफरेशन हो रहा है। प्रोलिफरेशन किसका? फॉलिकल्स का। प्रोलिफरेटिव फेज के बाद क्या होगा? ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पे। तो प्रोलिफरेशन फेज कब तक है? 16 डे से 13 डे तक। तो शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवेरी के संदर्भ में कि ओवेरी में क्या हो रहा है। तो 1 से 5 दिन तक मेंसेस हुए, मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ, जिसको कि हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज हुआ। 6 से लेके 13 दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज हो रहा है। प्रोलिफरेटिव फेज 6 फ्रॉम 6 डे टू 13 डे प्रोलिफरेटिव फेज हो रहा है। 14th डे पे ओव्यूलेटरी फेज हो रहा है, ओव्यूलेशन हो जाएगा। 6 से 13 तक प्रोलिफरेशन, यही कि ये मेंस्ट्रुअल फेज प्रोलिफरेटिव नहीं, 6 से 13 तक यहां पे आप लिखो फॉलिकुलर फेज। ओवेरी के संदर्भ में फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज इधर लिखेंगे हम लोग यूटिरस के संदर्भ में। जब यूटिरस की बात करेंगे तब इधर हम लिखेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। सॉरी, एंड समय पे हो गया, सही हो गया। चलिए 1 से 5 मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखिए। 1 से 5वें दिन में क्या हुआ है? मेंस्ट्रुएशन हुआ है, फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ ब्लड कह लीजिए, फ्लो ऑफ फ्लूइड कह लीजिए। फ्लूइड जिसमें कि ब्लड भी है, जिसमें कि विस्कस फ्लूइड भी है, जिसमें कि डेड एपिथेलियल सेल्स भी है, और जिसमें कि ये हमारा रेमनेंट ऑफ ओवा भी है। इसीलिए इसको जब आप लोग DSVM में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो इसको हम लोग वीपिंग ऑफ यूटिरस भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो इज आल्सो नोन एज वीपिंग ऑफ यूटिरस। यूटिरस रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि लॉस हो रहा है किसका? एग सेल का। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या क्या निकल गया? मेंस्ट्रुअल फ्लो में इतनी सारी चीजें निकल जाएंगी बाहर। क्या क्या भाई? विस्कस फ्लूइड, एपिथेलियल सेल, डेड एपिथेलियल सेल, और सम अमाउंट ऑफ ब्लड। ब्लड क्यों? क्योंकि एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग के बीच बीच में ब्लड वेसल्स भी हैं, उनका भी ब्रेकेज होता है, तो कुछ ना कुछ ब्लीडिंग भी होगी। मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया। 1 से 5वें दिन में, 6ठे से 13वें दिन में फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, फॉलिकुलर फेज हो रहा। 14th डे ओव्यूलेशन हो गया, और 15th डे ऑनवर्ड 28 डे तक क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है लूटियल फेज बोलते हैं इसको, अगर हम ओवेरी के संदर्भ में चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि कॉर्पस लुटियम अस्तित्व में आ गया। और यही जो सारी ये प्रोसेसेस हो रहे हैं वो तो ओवेरी के हो गए। अगर हम उसको यूटिरस के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूटिरस अगर हम उसको डिस्क्राइब करना चाहें, तो भाई 1 to 5 डे वही मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज। क्योंकि क्या होगा? जब ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, टर्शरी स्टेज आई है, टर्शरी स्टेज पे ईस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है। ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियल बेड। एंड्रोमेट्रियल बेड, ये फिर से देखिए प्रोलिफरेशन हो रहा है। एंड्रोमेट्रियल बेड लाइनिंग जो स्लॉज दबे हो गई थी, वो वापस प्रोलिफरेट होके फिर से उसका नंबर बढ़ रहा, तो इसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। तो ये कब तक? लगभग आपके उधर 14th डे तक ये चला। उसके बाद जब कॉर्पस लुटियम अस्तित्व में आ गया, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लगा। अब यहाँ पे क्या होगा प्रोलिफरेटिव फेज के बाद? ये प्रोलिफरेटिव फेज हुआ, प्रोलिफरेटिव फेज के बाद सिक्रेटरी फेज कहलाएगा। अगर हम यूटिरस के संदर्भ में इसको डिस्क्राइब करेंगे, सिक्रेटरी फेज क्यों कहला रहा? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एंड्रोमेट्रियल बेड पे मौजूद ग्लैंड्स में विस्कस फ्लूइड का सिक्रीशन बढ़ाता है, तो वो सिक्रेटरी फेज कहलाएगा। इसके अस्तित्व में आने के बाद 15 दिन से 28वें दिन तक, तो यूटिरस के केस में हम लोग उसको प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज बोल रहे हैं। इधर ओवेरी के संदर्भ में उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को इतने फेजेस में बांट सकते हैं, और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन फेजेस में बांट सकते हैं। तो कई बुक में देखिए लिखा हुआ है कि फॉलिकुलर फेज इज आल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। उसका कारण है फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जहां ओवेरी में 6 to 13 डेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी समय में यूटिरस में प्रोलिफरेशन हो रहा है एंड्रोमेट्रियल बेड का। 15 to 28 डेज में जहां ओवेरी में कॉर्पस लुटियम अस्तित्व में आ गया, जिसको हम लुटियल फेज बोल रहे हैं, वहीं पे यूटिरस के केस में वो सिक्रीटरी एक्टिव दिखाता है, सिक्रीशन बहुत ज्यादा करने लगता है, उसकी ग्लैंड्स विस्कस फ्लूइड का
क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लुटियम सिक्रीट करने लगता। क्लियर हो गया? बिल्कुल कोई डाउट नहीं ना। तो इस तरह से आप ये डायग्राम को समझेंगे, चीजों को समझेंगे कि एक तो उसने स्ट्रक्चर बता रखा है, मतलब ये जो दे रखा है डायग्राम, ये डाटा जो दे रखा है, ये जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, एक तो वो बता रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन का, दूसरे में वो ओवेरी से रिलीज होने हार्मोन का, तीसरा वो कि ओवेरीज में क्या प्रोसेस हो रहा है, ये कॉर्पस लुटियम जो ये बर्स्ट हुआ ग्रेफियन फॉलिकल और ये हमने उसका रप्चर दिखा दिया, ये लिबरेट हो गया है। ये मैंने ग्रेफियन फॉलिकल यहाँ बनाई नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी जी लिख के छोड़ दिया। उसके बाद हमने उसका 14 डे पे बर्स्ट दिखा दिया कि मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट हुई और ये लिबरेट हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte। अब इसके आगे क्या होना है? इसके आगे ये बना देगा कॉर्पस लुटियम। ये कॉर्पस लुटियम है, कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम आगे चल के 26वें दिन पे डाई आउट हो जाती है, श्रिंक होने लगेगी इसके बाद, और 26वें दिन पे ये कॉर्पस एल्बिकेंस नाम की व्हाइट बॉडी स्कार टाइप की कॉर्पस एल्बिकेंस कहलाता है। जब ये डाई आउट हो जाता है, क्यों डाई आउट हो जाएगा? कॉर्पस लुटियम का एक तो एवरेज लाइफ स्पैन कितना है, कॉर्पस लुटियम पे हम आते हैं, देखिए चीजों को अलाइन करके चले। कॉर्पस लुटियम बना 14वें दिन, जब ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुई, सेकेंडरी oocyte निकल गई, ग्रेफियन फॉलिकल का जो रह गया भाग उसने कॉर्पस लुटियम बना दिया। कॉर्पस लुटियम सिक्रीट कर रहा है क्या? प्रोजेस्टेरॉन। अब समझिए आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अलर्ट हो जाइए। कॉर्पस लुटियम अस्तित्व में आने के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा, और इधर एक कॉर्पस लुटियम एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करने लगा, एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ा। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, यहाँ पे जो बात बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा कान में तेल डाल के सुन लीजिए क्योंकि अपनी बुक में मेंशन नहीं है, और चीजों को कोरिलेट कर लीजिए। अगर ये आपने यहाँ का लॉजिक समझ लिया तो आप आगे लॉजिक उसका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का भी समझ लेंगे। कॉर्पस लुटियम जब आगे अस्तित्व में, उसने प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया, एस्ट्रोजन सिक्रीट किया, इनका लेवल जब हाई हुआ ये नेगेटिव फीडबैक देंगे, FSH LH का लेवल गिरा देंगे। क्यों गिरा देंगे? क्योंकि इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ GnRH। ये उसके मास्टर को ऑर्डर दे रहे हैं कि GnRH का सिक्रीशन कम कर दो, हम बहुतायत में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। GnRH का लेवल गिरा तो GnRH के लेवल गिरने से FSH का लेवल भी गिर जाएगा। FSH LH का लेवल, जैसे ही LH का लेवल सर्टेन क्रिटिकल पॉइंट के नीचे आया, कॉर्पस लुटियम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कॉर्पस लुटियम डाई आउट हो जाएगा 26वें दिन। क्यों डाई आउट हो गया? क्योंकि LH का लेवल कम हो गया। ये तो बुक में लिखा, लेकिन LH का लेवल क्यों कम हो गया ये नहीं लिखा। तो LH का लेवल इसलिए कम हो गया क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है। ये increased level of progesterone and estrogen is responsible for the decreased secretion of GnRH from the hypothalamus, and decreased secretion of GnRH from the hypothalamus is responsible for the decreased secretion of LH and FSH. Decreased secretion of LH is responsible for the progesterone, for the corpus luteum die. corpus luteum die हो जाएगा। तो corpus luteum का जो सपोर्ट सिस्टम जिसको जिंदा रखे था LH का जब लेवल कम हुआ तो कॉर्पस लुटियम मरा। कॉर्पस लुटियम मरते ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल एकदम से गिरा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिरने से एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो गई, बिकॉज द एंडोमेट्रियल बेड की मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल बेड इज किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल बेड। एंडोमेट्रियल बेड की प्रोलिफरेशन किसने कराया? एस्ट्रोजन ने। उसकी थिकनिंग और मेंटेनेंस कौन कर रहा? प्रोजेस्टेरॉन। साइंस है, अच्छे से मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ये जो साइकिल हो रहा है, हर महीने हो रहा है, तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन फेल हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो साइकिल सीज हो जाएगा, साइकिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका कारण समझ लीजिए। तो दो चीजें चल रही हैं, आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल साइक्लिक रिपीटेशन ऑफ इवेंट है। क्यों रिपीट हो जाता है, क्यों वो हालत हो जाती है? तो यहां से हमने जब शुरुआत करी है, बुक में उसने बोला मेंसेस हो रहा है तो FSH LH लेवल एट प्रेजेंट कम है। देखिए बुक में ये शुरुआत है कि जब मेंसेस हो रहा है शुरू के 1 से 5 दिन में FSH LH लेवल इस समय कम है, एंड आफ्टर 5 days FSH and LH लेवल गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। FSH LH लेवल बढ़ने लगता है 5 दिन के बाद। अब FSH LH लेवल बढ़ा तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट बढ़ने लगता है।
फॉलिकल्स की ग्रोथ होने लगती है, वही जो प्रोसेस चल रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल का कन्वर्जन मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में और रप्चर। एफएसएच एलएच का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है 5वें दिन के बाद। इधर ये फॉलिकल्स डेवलप होने लगती हैं, टर्शरी फॉलिकल अस्तित्व में आई, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से एंडोमेट्रियल बेड का प्रोलिफरेशन होने लगता। 14th डे पे जाके एलएच साइज हुआ, सडन शार्प इंक्रीज हुआ। तब तक ग्रेफिन फॉलिकल भी बन गई है। एलएच के सर्ज होने से ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हुई, कॉर्पस लुटियम 14वें दिन शाम तक या 15वें दिन बन गई। कॉर्पस लुटियम बनने से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होने लगता है। अब प्रोजेस्टेरॉन का बम्प आ गया। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन करवा रहा है, एक तो ईस्ट्रोजन ने इधर तो ये जब टर्शरी फॉलिकल बनी उधर प्रोलिफरेशन एंडोमेट्रियल बेड का करा दिया। प्रोजेस्टेरॉन अब उसकी थिकनिंग कराएगा और मेंटेन रखेगा इस इंतजार में कि ऊपर से इम्प्लांटेशन के लिए जाइगोट आ रहा है। अब दो केस हो सकते हैं, यहां से हम दोराहे पे खड़े हैं, हमने इधर जाना है कि इधर जाना है। यहां तक का तो साइकिल आप समझ गए प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन तक। अब आगे, अब देखिए ये सब आप समझ चुके हो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि या तो ऊपर से जाइगोट आएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो क्या हुआ? नहीं आएगा तो मेंसेस रिपीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो मेंटेन किए था कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम 26वें दिन नियर अबाउट 12 डे एवरेज इसके लाइफ स्पैन है। 26वें दिन कॉर्पस लुटियम डाई आउट हो जाएगा। डाइड आउट हो जाएगा मतलब कॉर्पस लुटियम अस्तित्व खत्म अपना हो जाएगा उसका, क्योंकि उसको जिंदा रखने के लिए एलएच रिस्पॉन्सिबल था और एलएच लेवल गिर गया है। एलएच लेवल क्यों गिर गया है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का हाई होना और ईस्ट्रोजन का हाई होना, उसने इसके ऊपर का सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दे दिया कि हाई कोर्ट को बंद कराओ। उसने जीएनआरएच का सिक्रीशन, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो लेवल ऑफ जीएनआरएच। जीएनआरएच लेवल कम हुआ तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ही जब कम हो गया हाइपोथैलेमस से तो गोनेडोट्रोफिन कम हो जाएंगे। एलएच कम हुआ, एलएच कम हुआ तो कॉर्पस लुटियम चोक्ड आउट हो गया, डाइड आउट हो गया, क्योंकि कॉर्पस लुटियम की मेंटेनेंस के लिए एलएच चाहिए। कॉर्पस लुटियम के डाइड आउट होते ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिर गया, लेवल कम हो गया। लेवल कम होते ही एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो गई। अब एक बार एंडोमेट्रियल बेड शेड हो गया, सब चीजें वापस एकदम धरातल पे आ गई। अब जीएनआरएच फिर से जो उसको लगाम दे रखी थी, घोड़े को रोक रखा था, वो घोड़ा हट गया है। वो घोड़ा क्या था? प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का हाई लेवल। जब वो वापस धड़ाम हो गए तो जीएनआरएच फिर से सिक्रीशन होने लगेगा। जीएनआरएच के सिक्रीशन होने से एफएसएच-एलएच का लेवल फिर से बढ़ने लगेगा। एफएसएच-एलएच का लेवल फिर से बढ़ने से फॉलिकल्स फिर से डेवलप होने लग गई। अगला साइकिल बता रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वही सब कहानी फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरी कहानी दोहरा दी गई, फिर यही हुआ। अब क्या होगा? एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता तो क्या होता। ये वो डिस्कशन था कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो हर बार हर महीने ये साइकिल होता रहेगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? कहानी ये दिमाग में आपके आनी चाहिए कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या हो गया। तो मेंसेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो समझ लीजिए। फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में स्टार्ट डेवलपिंग, जाइगोट में डिवीजन होने लगते हैं और मोरूला स्टेज आ जाती है। मोरूला स्टेज के बाद क्या आएगी? मोरूला स्टेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो जाइगोट है वो इस तरह का है। इधर तो है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, बाहर की तरफ है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और ये है इनर सेल मास ब्लास्टो, जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ब्लास्टोसील है। ब्लास्टोसिस्ट इस जाइगोट को, इस हम एम्ब्रायो को बोल रहे हैं, जिसमें ये बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट, और ये अंदर की तरफ ये इनर सेल मास है, और बीच में ब्लास्टोसील है, कैविटी। ये ट्रोफोब्लास्ट will start secreting chorionic human chorionic gonadotropin HCG का सिक्रीशन होने लगेगा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का सिक्रीशन होने लगेगा अगर फर्टिलाइजेशन हो गया। तो होगा क्या? एलएच का लेवल तो गिरना ही गिरना है, लेकिन एलएच जो काम कर रहा था अब वो काम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन करने लगेगा। इसकी जो एक्टिविटी है एचसीजी की वो एलएच के समान है। एलएच तो गिरेगा ही गिरेगा लेवल,
लेकिन 26वें दिन कॉर्पस लुटियम डाई आउट नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पस लुटियम को जिंदा रखने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए थी LH, वैसी ही एक्टिविटी HCG के पास है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन के पास है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जाइगोट डेवलप होगा। जाइगोट के डेवलप होने से जो स्टेज आएगी मोरूला, मोरूला के बाद अगली स्टेज आ रही है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट लेयर और इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर is responsible for the secretion of human chorionic gonadotrophin, and human chorionic gonadotrophin have function exactly alike of luteinizing hormone। इसके फंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट alike है luteinizing hormone के। that's why corpus luteum survive। इसकी वजह से कॉर्पस लुटियम सर्वाइव कर जाता है आफ्टर 26 डेज भी। और कॉर्पस लुटियम सर्वाइव करे रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा तो एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग नहीं होगी। प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा तो एंडोमेट्रियल बेड मेंटेन रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन प्रोजेस्टेरॉन ही करता है। अगर किसी लेडी में जो प्रेग्नेंट है ड्यू टू सर्टेन रीजन सेकेंड और थर्ड मंथ में मानिए प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिर जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन इज लेवल हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन लेवल के हाई रहने से ये सारे इवेंट होंगे नहीं जो हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ये प्रोलिफरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि FSH और LH नहीं बढ़ेगा। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल नीचे ना आके हाई बना रहेगा तो जो उसने स्विच ऑफ कर रखा है GnRH को, जो उसने इनिबिशन फीडबैक दे रखा है कि GnRH ना सिक्रीट करो बहुत है, GnRH सिक्रीशन होगा नहीं तो FSH LH लेवल रेज नहीं होगा। FSH LH लेवल रेज नहीं हुआ, प्रोलिफरेशन नहीं होगा। प्रोलिफरेशन नहीं हुआ, ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग नहीं होगी। ये कारण है। अब आपको दोनों बता दी बातें कि दोराहे पे खड़े हैं आप, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो अगर आप इधर आ गए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो रहा, अपनी बुक में उन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल बता के छोड़ दिया, तो ये बात भी तो समझिए कि हर महीने रिपीट क्यों हो जाता है। हर महीने ये प्रोसेस होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इस रास्ते से, इस पाथ से हटके वो दूसरे पाथ में चला गया। किस पाथ में चला गया? जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट में हमारी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ गई। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज लिबरेट कर रही है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जिसकी की नेचर जो है एग्जैक्टली लुटिनाइजिंग हार्मोन के समान है। इसलिए कॉर्पस लुटियम डाई आउट नहीं होगा। इसलिए कॉर्पस लुटियम के डाई आउट ना होने से प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल बना रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा। एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग नहीं होगी तो मेंसेस नहीं होंगे। अब एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग नहीं हुई, मेंसेस नहीं हुए, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन लेवल हाई है, अगर लगातार हाई है तो GnRH का सिक्रीशन भी कम है। GnRH का सिक्रीशन कम है तो FSH LH लेवल जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत में पढ़ रहे हो कि 5th डे के बाद FSH LH लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला जाता है। उसके इंक्रीज होने से प्रोलिफरेशन चालू हो जाती, इधर ये फॉलिकुलर फेज चालू हो जाता है। तो जब अब FSH LH लेवल ही नहीं बढ़ रहा तो प्राइमरी फॉलिकल का टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफिन फॉलिकल में मैच्योरेशन नहीं होगा और मेंसेस नहीं होंगे। दैट्स इट। ओके, अब आप सारी बातें समझ गए होंगे। तो ओजेनेसिस भी खत्म और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी खत्म। इतना आप पढ़िए। टिल देन गुड लक, गुड बाय। आशा करता हूं कि आज आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड तमाम बातें समझ में आई होंगी। जो थोड़ी बहुत बातें अगर रह गई हैं कुछ कहने सुनने को तो नेक्स्ट मीटिंग में कहते सुनते हैं। इतना तो पढ़ो, इतने पे तो ध्यान लगाओ। ओके, गुड लक। बने रहिए सुप्रीम 60 के साथ और इसको सुप्रीम को एक्स्ट्रा सुप्रीम 60 बनाने में अपना योगदान दीजिए। टिल देन गुड लक, गुड बाय।